हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एनिमल ब्रीडिंग यानी कि पशु प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि समान नस्ल या असमान नस्ल और दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों पशुओं के बीच में होने वाला जनन क्या कहलाता है? एनिमल ब्रीडिंग कहलाता है। एनिमल ब्रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो दो चीज़ों का सुधार करना होता है। एक तो कि जीन प्रारूप में परिवर्तन करके, पशु के जो जीन प्रारूप है यानी कि जीनोटाइप में परिवर्तन करके पशुओं की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। अगर जैसे कोई गाय है, भैंस है, तो उससे दूध ज़्यादा उत्पादन करना, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध को उत्पादन करना। और उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार और उस उत्पादन में सुधार। तो दो प्रमुख उद्देश्य जो है पशु प्रजनन के यानी कि एनिमल ब्रीडिंग के क्या है कि जंतु के जीन प्रारूप में चेंज करके किए जाते हैं परिवर्तन, और वो पशुओं के उत्पादकता को बढ़ाना होता है और उस की जो क्वालिटी होती है, उस उत्पाद की जो क्वालिटी होती है उसको सुधारना होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। अब जो प्रमुख उद्देश्य है इसके वो क्या है कि पशुओं के उत्पाद जैसे दूध, अंडे, मांस आदि जो भी उस पशु से प्राप्त हो रहा है उसकी उत्पादन को बढ़ाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो उत्पाद हमें प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पैसा कमाया जाए। दूसरा, उसकी रोग प्रतिरोधकता यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ाना, जिससे उसको रोग ना हो, आसानी से वो रोग के संक्रमण से ना संक्रमित हो पाए और जिससे वो स्वस्थ रहे और उत्पादन भी अच्छा हो उसका और उत्पादन भी ज़्यादा हो। तीसरा, पशु के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो अधिक से अधिक पैसे उत्पन्न करा सके। चौथा, अधिक व्यापक क्षेत्र हेतु अनुकूलनशीलता यानी कि अनुकूलनशीलता यानी कि अडेप्टेबिलिटी, जो किसी भी जगह पर अलग अलग वातावरणीय कंडीशन में वो आसानी से रह सके। उसकी उत्पादन की लाइफ, वो जो उत्पादन दे रहा है उसकी समय बढ़ाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उत्पादन दे और उसके जनन को बढ़ाना और कम से कम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो उसका। तो ये 6 मेन उद्देश्य है कि उत्पादन में वृद्धि, रोग प्रतिरोधकता विकसित करना, उत्पादन की गुणवत्ता, व्यापक क्षेत्र में अनुकूलनशीलता, उत्पादन के समय बढ़ाना, लाइफ बढ़ाना और जनन को बढ़ाना। अब नस्ल यानी कि ब्रीड का मतलब क्या होता है? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षण हो, जो जिसका वंश भी समान हो, पुराने जो पूर्वज रहे हों वो एक जैसे रहे हों, और सामान्य लक्षण जैसे सामान्य दिखावट है उसकी, आकृति, आकार आदि में वो समान हो, तो वो सभी एक ही नस्ल के मेंबर्स कहलाते हैं, एक ही नस्ल के पशु कहलाते हैं, यानी कि जिनका वंश समान रहा हो और समान लक्षण दिखाते हो, तो ऐसे पशुओं का समूह क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। एक नस्ल के मेंबर कहलाएंगे। पशु प्रजनन की जो विधियां है वो दो होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में जंतुओं के बीच प्राकृतिक रूप से जनन होता है, प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग होती है। लेकिन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग नहीं होती और उनको कंट्रोल ब्रीडिंग के द्वारा जनन कराता है और उसमें कृत्रिम वीर्यसेचन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस का प्रयोग करते हुए उनमें जनन कराया जाता है। तो वो आर्टिफिशियली ह्यूमन के इंटरफेरेंस से होता है, उसमें कृत्रिम वीर्यसेचन होता है। एक मेल का जो सीमन होता है यानी कि वीर्य होता है उसको एकत्र करके किसी भी फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले हम नेचुरल ब्रीडिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को पढ़ेंगे। नेचुरल ब्रीडिंग यानी कि जो जंतुओं के बीच प्राकृतिक रूप से जो ब्रीडिंग होती है हम उसे नेचुरल ब्रीडिंग कहते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग में बेसिकली हमें दो चीज़ पढ़नी है, इन ब्रीडिंग यानी कि अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन यानी कि आउट ब्रीडिंग। अंतः प्रजनन और आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि अंतः प्रजनन में
एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ पशुओं के बीच में 4 से 6 पीढ़ियों तक मैटिंग, प्रजनन और संगम कराया जाता है। और इसमें सबसे पहले उस ब्रीड के, एक ही ब्रीड के 2 सर्वश्रेष्ठ नर और मादा को चयन किया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल्स को अलग अलग चयन किया जाता है। और जितने भी मेल और फीमेल्स उनको चयन किया गया तो एक मेल और फीमेल का जोड़ा बनाया जाता है, और मेल और फीमेल के जोड़ा बनाने के बाद उनके आपस में मैटिंग कराई जाती है, संगम कराया जाता है। और इस संगम के परिणाम स्वरूप जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, संतान पैदा होती है, संतति उत्पन्न होती है, उनमें देखा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ संतति कौन सी है, और उन सर्वश्रेष्ठ संततियों को अलग कर लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ मेल और सर्वश्रेष्ठ फीमेल को अलग अलग कर लिया जाता है, और उनको भविष्य में जो क्रॉस कराए जाते हैं, भविष्य में जो मैटिंग कराई जाती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो अंतः प्रजनन है, इसमें एक ही नस्ल के एक जो निकटस्थ पशुओं के बीच में 4 से 6 जनरेशन तक, पीढ़ियों तक लगातार संगम कराया जाता है, और हर संगम के बाद जो संतान होते हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुना जाता है और उन सर्वश्रेष्ठ को लेकर आगे संगम कराया जाता है। तो यही प्रक्रम 4 से 6 पीढ़ियों तक चलता है, जिससे आगे जाकर सर्वश्रेष्ठ मेल और फीमेल्स का निर्माण होता है, और फिर इनको आगे फ्यूचर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब पशुओं में जो श्रेष्ठ मादा, चाहे अगर हम गाय की बात करें चाहे वो भैंस की बात करें, तो सर्वश्रेष्ठ फीमेल मादा वो होती है जो प्रति दुग्धीकरण पर अधिक से अधिक दूध दे, यानी कि हर बार जो दूध देते वाली जो गाय है या भैंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एक बार में दूध दे, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जितनी ज़्यादा दूध देने वाली गाय या भैंस होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन मेल में जो क्राइटेरिया है अच्छे होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का, वो क्या है कि वो मेल, चाहे वो बुल हो, चाहे वो भैंस में हो या गाय में हो, वो मेल सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो स्वस्थ ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी यानी कि संतानें उत्पन्न करता है। यानी कि फीमेल में तो वो बेस्ट होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है, एक दुग्धीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। लेकिन मेल में वह मेल सर्वश्रेष्ठ होता है जो अन्य की तुलना में, अन्य मेल्स की तुलना में सर्वश्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सके, क्योंकि उसका जो मेल पार्ट है, उसकी जो गुण होते हैं वो उस संतान में भी पहुंचते हैं, जिससे सर्वश्रेष्ठ संतान उत्पन्न होने के चांस बनते हैं। इसके बाद अंतः प्रजनन का महत्व क्या है? अंतः प्रजनन से सबसे पहली बात तो क्या है, समान नस्ल के जीव के बीच में क्रॉस होता है, जिससे होमोजाइगोसिटी यानी कि सम युग्मजता डेवलप होती है, होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होती है। अतः इस विधि के द्वारा जंतुओं में शुद्ध वंशाक्रम यानी कि प्योर लाइन विकसित होती है। होमोजाइगोसिटी, तो होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, और होमोजाइगोस का मतलब होता है कैपिटल टी है फॉर एग्जांपल, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो ये होमोजाइगस कंडीशन यानी कि समयुग्मजीवी कंडीशन जो होती है उसको बरकरार रखता है। और जब होमोजाइगस के बीच में आपस में क्रॉस करा के, समान प्रकार के होमोजाइगस के बीच में क्रॉस करा के जो संतानें बनती हैं, हम उन्हें प्योर लाइन बोलते हैं। तो इससे सबसे पहला फायदा तो क्या है कि होमोजाइगस कंडीशन डेवलप होती है, समयुग्मज कंडीशन ज़्यादा विकसित होती है, और उनसे जो क्रॉस करा के संतानें बनती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। तो इससे होमोजाइगस कंडीशन प्रिजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है, और प्योर लाइन्स का निर्माण होता है। पहला इसका एडवांटेज। दूसरा, इसमें जो सुपीरियर जीन्स हैं वो एकत्र हो जाती हैं, और जो जरूरी जीन्स नहीं है, कम जरूरी जीन्स है, उनका निष्कासन हो जाता है। यानी कि जो सुपीरियर जीन्स है, अच्छी जीन्स है, वो तो एकत्र हो जाएंगी जीवों में, और जो कम जरूरी जीन्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगी, एकत्र नहीं होंगी, वो पृथक हो जाएंगी। तीसरा, अब जो इसके कारण जो प्रजनन जीवों की उत्पादकता बढ़ती है। अब होगा क्या कि जब जरूरी जीन्स तो संतानों में पहुंच रही हैं और जो कम जरूरी चीज़ें वो निकल रही हैं, तो इससे जो संतान डेवलप होंगी उसके अंदर ज़्यादा अच्छी जीन्स पहुंचने के कारण उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। तीसरा, जो अप्रभावी हानिकारक जीन होते हैं वो समिष्टि से बाहर निकल आते हैं। तो पहला, होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है,
इससे प्योर लाइन विकसित होते हैं, सुपीरियर जीन्स संरक्षित रह जाती है, अच्छी जीन्स बाहर निकल जाती हैं जिससे उत्पादकता बढ़ जाती है, और तीसरी अप्रभावी जो हानिकारक जीन्स होती है वो समष्टि से बाहर निकल जाती है। लेकिन अंतः प्रजनन की कमियां भी होती हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स क्या हैं कि सबसे पहले जो अंतः प्रजनन से हानिकारक अप्रभावी जीन्स होते हैं वो प्रकट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब समान प्रकार के या समान जीनोटाइप के जो पशु हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्रॉस होता है तो उसमें जो रिसेसिव जीन सामान्यतः अलग अलग रहती हैं और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, लेकिन जब वो अंतः प्रजनन होता है तो उससे जो अप्रभावी जीन्स है वो साथ साथ आने के चांस बढ़ जाते हैं, और अप्रभावी जीन जब साथ साथ आ जाती है, होमोजाइगस कंडीशन में आती हैं, समयुग्मजी कंडीशन में आ जाती हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती हैं, अपने आप निरूपण करने लगती हैं, अर्थात उनके कैरेक्टर सब डेवलप होने लगते हैं जो पहले डेवलप नहीं होते थे। दूसरा, जो घनिष्ठ जीवों के बीच में कई पीढ़ियों तक लगातार इनब्रीडिंग करने से क्या होगा कि उनकी उत्पादकता में और उर्वरकता में कमी आ जाती है, उनकी क्वालिटी खराब होने लगती है, और इसी कम उत्पादकता की जो कंडीशन है उसे हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब अंतः प्रजनन अवसादन, मतलब कि जब लगातार कई पीढ़ियों तक इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग होने से उनकी उर्वरकता और उत्पादकता में कमी आती है, और इनब्रीडिंग के द्वारा जंतुओं की उर्वरकता और उत्पादकता में आई इस न्यूनता को, कमी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। अब इस समस्या से बचने का भी उपाय क्या है कि इस समस्या से बचने के लिए अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि में जो जीव हैं उनके उसी नस्ल के असंबंध, यानी कि जो इनका संबंध दूर पूर्वजों का नहीं है, यानी कि एक जो प्रजनन करते हुए जो जीव आते जा रहे हैं वो उसमें माना एक डेयरी में एक भैंसा है जिससे वो सभी भैंसों को क्रॉस कराया जाता है, उसकी संतानें जो बनी हैं उनमें भी वही भैंसा क्रॉस करा रहा है, तो वहाँ पर सभी में एक ही पेरेंट्स के क्वालिटीज़ आ रही हैं। लेकिन पता ना एक दूसरे शहर में किसी और जगह पर एक और डेयरी में एक सांड है या एक भैंसा है जो वहाँ पर जो भैंसे हैं उनको क्रॉस करा रहा है, तो अब उसके भैंसे को यहाँ लाकर अगर हम उससे क्रॉस करा देते हैं फीमेल को, तो जो फीमेल है वो उस फीमेल में और उस मेल में जो बाहर से लाया गया है उसका जो सीमन है या उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें और उन जो भैंस जो यहाँ की भैंस थी उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें अंतर इसलिए होता है क्योंकि उनके पूर्वज कभी भी समान नहीं रहे, इसके पूर्वज अलग रहे थे, उनके पूर्वज अलग रहे हैं। तो इसीलिए इसमें क्या काम करते हैं कि एक ही नस्ल के दो अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए जीवों के बीच में एक मेल और एक फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाता है, और जिससे जो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है, जिससे उनकी उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके बाद आउटब्रीडिंग यानी कि बाह्य प्रजनन का मतलब क्या है कि इसमें तो क्या हुआ एक ही नस्ल के थे, इसमें क्या होता है, इसमें नस्ल समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, लेकिन बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच में प्रजनन कराया जाता है। तो वह प्रजनन जिसमें बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य प्रजनन यानी कि आउटब्रीडिंग कहलाते हैं। इसमें एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के भी हो सकते हैं और दो अलग अलग नस्ल के भी हो सकते हैं और दो अलग अलग प्रजातियों के भी हो सकते हैं, यानी कि तो इसमें 3 मेथड से होगा। तो इसमें एक ही नस्ल के 2 मेल और फीमेल्स के बीच में क्रॉस होता है जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों तक लगातार संगम कराया जाता है, लेकिन इसमें एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच में संगम कराया जाता है, लेकिन इनके जो 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों तरफ से समान पूर्वज नहीं होने चाहिए, यानी कि एक मेल और एक फीमेल के जिनके बीच में मैटिंग कराई जा रही है उसके दोनों के पूर्वज अलग अलग रहने चाहिए, यानी कि तो बाह्य प्रजनन का मतलब क्या है, बिना किसी संबंध वाले पशुओं में किया गया
प्रजनन, यानी सीधी सी बात है, यहाँ बिना किसी संबंध से मतलब क्या है, जिनके पूर्वज कभी समान नहीं रहे हैं। तो ये 3 प्रकार से हो सकता है, बाह्य संकरण, आउट क्रॉसिंग संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग, और अंतः प्रजाति संकरण यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक ही नस्ल के मेल और फीमेल के बीच में संगम कराया जाता है, लेकिन उस मेल और फीमेल की दोनों तरफ की वंशावली में, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से भी, उनकी 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर में कोई भी पूर्वज समान न रहा हो, उनमें कभी भी पूर्वज समान न रहे हों। इसमें एक ही नस्ल के सुपीरियर यानी कि सर्वश्रेष्ठ मेल और दूसरी नस्ल के सुपीरियर फीमेल के बीच में संगम कराया जाता है। इसमें 2 भिन्न भिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा के बीच में संगम कराया जाता है। अब हम नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल ब्रीडिंग में हमने इनब्रीडिंग पढ़ा और आउट ब्रीडिंग अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनब्रीडिंग में एक ही नस्ल के 2 मेल और फीमेल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जिनकी 4 से 6 तक पीढ़ियों तक क्रॉस कराया जाता है। लेकिन आउट ब्रीडिंग में बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है। तो पहले जो पशु प्रजनन की विधियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम बिल्कुल अलग कृत्रिम विसर्जन के रूप में पढ़ेंगे, जबकि नेचुरल में 2 होती है, अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इसमें एक ही नस्ल के मेल और फीमेल्स के बीच में क्रॉस कराया था 4 से 6 जनरेशन्स तक। इसमें बिना किसी संबंध वाले पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है। वो एक ही नस्ल के भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग नस्ल के हो सकते हैं, 2 अलग अलग प्रजाति के बीच के हो सकते हैं। इसीलिए आउट ब्रीडिंग 3 प्रकार की होती है, बाह्य संकरण यानी कि आउट क्रॉसिंग, संकरण यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग, और अंतः प्रजाति संकरण यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बाह्य संकरण यानी कि आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि इस क्रिया में या इस प्रजनन में जो क्रिया होती है या जो इसका मेथड है वो अंतः प्रजनन के ठीक विपरीत होता है। इसमें एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की वह विधि है जिसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर किसी भी वंशावली में पूर्वज समान न रहा हो। यानी कि जो मेल और फीमेल क्रॉस कर रहे हैं, एक ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसके पूर्वज और इसके पूर्वज असमान होने चाहिए। अर्थात सेम ब्रीड के तो हों ये मेल और फीमेल, लेकिन इसके मेल के और उसके फीमेल के पूर्वज आपस में समान नहीं होने चाहिए। यानी कि इसके सारे पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक अलग होने चाहिए। इसके जो पूर्वज रहे हैं, मेल मदर और फादर जो है वो अलग रहने चाहिए। यानी कि इसके मेल के और फीमेल के जो पूर्वज हैं यानी कि मदर फादर्स, उनमें कोई भी कॉमन ना होना चाहिए। तो ये अंतः प्रजनन के ठीक विपरीत की एक प्रजनन की मेथड है। इसमें क्या होता है, एक ही नस्ल के अंदर एक मेल और फीमेल का क्रॉस कराया जाता है, लेकिन उन मेल और फीमेल दोनों में, उन मेल और फीमेल के दोनों तरफ की वंशावली में 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों तरफ से कोई भी पूर्वज समान नहीं होना चाहिए, ना मेल का ना फीमेल का। यानी कि मेल का पूर्वज फीमेल के पूर्वज से बिल्कुल अलग होना चाहिए, फीमेल का पूर्वज मेल के पूर्वज से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है हम उसे बाह्य संकर यानी कि आउट क्रॉस कहते हैं। और ये विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है जिनमें दूध यानी कि दूध की जो उत्पादन क्षमता है वो औसत से कम होती है। यानी कि जो औसत दूध होता है, फॉर एग्जांपल अगर माना हमने कहा कि भैंस का दूध जो है एक दिन में वो औसत दूध 10 लीटर है, लेकिन किसी पशु में वो 8 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर दूध है वो रोज़ देती है, तो वो औसत से कम है। औसत का मतलब होता है कि 10 के आसपास, यानी कि तो वो 11 हो, 9 हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 का मतलब क्या है कि 6 है, 5 है। तो औसत से कम अगर दूध उत्पादन करने वाला कोई पशु है तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। दूसरा, जो मांसदायी दर है, उसकी जो मांस उत्पन्न करने की दर है, मांस उत्पन्न करने की दर औसत से कम है, तो भी ये विधि उनके लिए बेस्ट होती है। तो इस क्रिया में प्रजनन जो होता है वो अंतः प्रजनन के विपरीत होता है। एक ही नस्ल के पशुओं के भीतर
प्रजनन होता है, लेकिन उन दोनों मेल और फीमेल्स के पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक असमान होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है हम उसे बोलते हैं बाह्य संकर यानी कि आउट क्रॉस। और ये विधि ऐसे पशुओं के लिए बेस्ट होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है जिनमें दुग्ध उत्पादन औसत से कम होता है, मांसाहारी दर जो होती है औसत से कम होती है। अब दूसरा है संकरण यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि एक ही नस्ल के श्रेष्ठ नर का संगम दूसरी नस्ल के मादा से किया जाता है, यानी कि एक नस्ल का मेल और दूसरी नस्ल का फीमेल। तो एक नस्ल का मेल लिया सुपीरियर मेल, सर्वश्रेष्ठ मेल, और दूसरी नस्ल की सुपीरियर फीमेल्स यानी कि सर्वश्रेष्ठ मादा लेते हैं और उनके बीच में संगम कराया जाता है, मैटिंग कराई जाती है, क्रॉस कराया जाता है। और इससे दोनों जनकों के जो वांछित गुण होते हैं यानी कि जो डिज़ायरेबल गुण होते हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें चाहिए संतान के अंदर, वो एक ही संतान में आ जाते हैं। जैसे अगर एक जनक में उत्पादकता अधिक है यानी कि उसका उत्पादन अगर ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो वो दूध ज़्यादा देती है, लेकिन दूसरा जनक जो है उसमें रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है यानी कि उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो अगर एक का मेल ले लिया हमने और एक का फीमेल ले लिया, फॉर एग्जांपल उत्पादकता के लिए हमने फीमेल ले ली और रोग प्रतिरोधकता के लिए हमने मेल ले लिया, तो अब इन दोनों की जो संतानें बनेंगी उसमें संतान की जो भैंस बनेगी उसमें उत्पादकता भी अधिक होगी, वो दूध भी ज़्यादा देगी और उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी है, पावर है, या जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है वो भी अपने पूर्वज से अधिक होगी। कुछ एग्जाम्पल जिनमें हमने क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाए हैं वो है भेड़ की मैरिनो नस्ल के नर जिसे मैरिनो रैम बोलते हैं, और पंजाब की मादा जो बीकानेरी ईव थी, फीमेल को ईव बोलते हैं, तो मेल भेड़ मैरिनो जाति का लिया गया और मादा जो ली गई वो बीकानेरी जाति की ली गई पंजाब की, और इनसे एक भेड़ की नई नस्ल बनी जिसका नाम था हिजरलैंड जो दोनों से बेहतर रही। इसी प्रकार से हॉलैंड की होस्टन फ्रीजर गाय और भारत की थापरकर गाय के बीच में क्रॉस कराने से एक नई वैरायटी डेवलप हुई जिसका नाम है करन स्विज गाय। अब तीसरा है अंतः प्रजाति संकरण यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति के नर और मादा के बीच में संगम कराया जाता है, अर्थात एक प्रजाति का मेल लिया जाता है और एक प्रजाति की फीमेल ली जाती है और उन दोनों के बीच में मैटिंग कराई जाती है, संगम कराया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। समान जो अब इसमें संतान उत्पन्न होती है वो अंतः प्रजाति संकर यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कहलाती है, और कुछ मामलों में संतान दोनों जनकों के वांछित गुण युक्त होती है, अर्थात कुछ मामलों में संतानों में दोनों जनकों के जो वांछित गुण हैं, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, वो संतानों में आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे अगर नर गधे यानी कि जिसका नाम जैक होता है और मादा घोड़ा जिसे मेयर बोलते हैं के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसे हम खच्चर बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। और इसी प्रकार से मादा गधे जैनी और नर घोड़ा स्टेलियन के बीच में जो क्रॉस करा के संतान बनती है उसे हम हिनी बोलते हैं। अब जो म्यूल होते हैं ये जो इंटरस्टेराइल हाइब्रिड होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, अर्थात बंजर होते हैं, उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि ये दो अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं, सामान्यतः इनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। और खच्चर जो होता है बहुत ही उपयोगी जंतु होता है क्योंकि इसमें ये अपने दोनों पेरेंट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ये स्टर्डियर यानी कि साहसी होता है, डेयरिंग होता है, और इसीलिए इसका पर्वतीय क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक यूज़ होता है क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होती है वहाँ पर खाइयाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो रास्ते होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उस पर खच्चर आराम से चल जाता है और शक्तिशाली होने से ये बहुत अधिक संख्या में वजन भी लेके जा सकता है। अब हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, यानी कि जो इसके दो मेथड्स थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में क्या करते हैं, ये कृत्रिम प्रजनन जो होता है वो एक कंट्रोल ब्रीडिंग है
जिसमें वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन की सहायता से ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है, क्या कि एक तो ये कंट्रोल ब्रीडिंग है, यानी कि नियंत्रित प्रजनन है, और दूसरा इसमें इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन की सहायता से प्रजनन कराया जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेल से सीमन को, वीर्य को निकालकर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कराना, हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब मेल के सीमन का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन कहलाता है। लेकिन जब इसे हम आर्टिफिशियली करते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये कंट्रोल ब्रीडिंग है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है और इसकी सहायता से प्रजनन करा के संतानें उत्पन्न की जाती है। सबसे पहले इसमें एक सर्वश्रेष्ठ मेल का चयन किया जाता है और उस सुपीरियर मेल से सीमन कलेक्ट किया जाता है, यानी कि वीर्य सर्वश्रेष्ठ नर, और उससे वीर्य एकत्र किया जाता है। और इसके बाद जो चयनिक मादा है, चयन की गई मादा में इस सीमन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये जो मादा में सीमन को ट्रांसफर किया था, वीर्य को ट्रांसफर किया था, ये तुरंत भी किया जा सकता है लेकर, और इसको लिक्विड नाइट्रोजन पर हिमीकृत करके फ्रोजन कंडीशन में इसको संभाल के रखा जा सकता है और बाद में यूज किया जा सकता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाकर भी यूज किया जा सकता है जहां पर कोई गाय है या भैंस है। तो इस प्रकार से इसको उसी समय भी यूज किया जा सकता है, उसको बाद में भी यूज किया जा सकता है, 1 साल 2 साल कभी भी यूज किया जा सकता है उसके बाद में। अब तो इसमें सबसे पहले सुपीरियर मेल से सीमन रिसीव करते हैं, एकत्र करते हैं और उसको चयन की गई मादा के जेनिटल ट्रैक्ट में, वजाइना में, योनि में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है कि वीर्य को या तो तुरंत आप यूज कर लो या उसको फिर बाद में लंबी अवधि के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बस तुरंत यूज करने में हम उसको स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें उसको आगे यूज करना है, लंबी अवधि के बाद यूज करना है, तो हमें उसको लिक्विड नाइट्रोजन पर जो -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसको फ्रोजन करके रखना होता है और उसको फिर 1 साल 2 साल कभी भी उसके बाद हम यूज कर सकते हैं और उसको हम फ्रोजन फॉर्म में स्टोर करके कभी भी आगे यूज कर सकते हैं। दूसरा, नर पशु के वीर्य से, एक नर जो पशु है उसके वीर्य से हम अनेकों फीमेल्स को इंसेमिनेट कर सकते हैं, उनमें वीर्य सेचन कर सकते हैं, उनके लिए मेल पार्ट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि एक सीमन में बहुत सारे करोड़ों की संख्या, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म्स काफी होता है। इसीलिए एक नर, अगर हम बात करें एक सांड की, एक नर यानी कि एक सांड के सीमन की बात करें अगर हम, तो इससे 300 गायों का प्रजनन कराया जा सकता है। यानी कि एक बार में जो एक सांड का सीमन होता है उससे 300 गायों का प्रजनन आसानी से कराया सकता है। तो इससे एक ही सुपीरियर मेल से बहुत सारी जो फीमेल्स होती है उनमें फर्टिलाइजेशन कराया सकता है, उनमें प्रजनन कराया सकता है, उनमें मैटिंग कराई जा सकती है। तीसरा, वीर्य को हिमीकृत रूप में यानी कि फ्रोजन फॉर्म में आप
काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और जब भी उसकी ज़रूरत हो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा, इसी फ्रोजन फॉर्म में हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अभिगमनित कर सकते हैं और उसको हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पर गाय या भैंस जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर भी मतलब फीमेल प्रेजेंट होगी, हम इसको उठाकर वहाँ पर भी लेकर जा सकते हैं। अर्थात किसी और जगह एकत्र किया गया सीमन किसी और जगह पर यूज़ हो सकता है। और लास्ट, इसमें प्रजनन में जो इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यानी कि जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है, इस प्रकार की ब्रीडिंग में उत्तम नस्ल की संतानों की सुनिश्चितता होती है। अर्थात क्योंकि इसमें उत्तम मेल के सीमन को उत्तम फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए दोनों के वांछित गुण उसमें आते हैं, इसलिए अच्छे संतान उत्पन्न होने की श्योरिटी होती है, सुनिश्चितता होती है। और इसमें दोनों के लक्षण, बहुत ज़्यादा सुपीरियर लक्षण जो होते हैं, वो दोनों ही संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।